अब हम कर लेते हैं वो एक केस जो हमारा रह गया था गॉस लॉ से अलग। एप्लीकेशन 3 ही थी, लेकिन हमने कहा था कि हम एप्लीकेशन को एक इंसुलेटेड स्फीयर के लिए भी करके देखेंगे। तो हमने क्या हेडिंग डाली है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग है, चार्ज का मीनिंग है उसके सरफेस को हमने चार्ज दिया है, अंदर उसके चार्ज डाला है, लेकिन इंसुलेटिंग होने की वजह से चार्ज जो है वहीं रहेगा जहां दिया गया है। वो रिपल्शन प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टीज के थ्रू सरफेस पे नहीं आएगा। ये आपको बताया था कि इंसुलेटिंग स्फीयर में जो है चार्ज अंदर ही रहेगा, इसलिए हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं यहाँ पर। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर होता या शेल होता कंडक्टिंग, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया, तो आप स्फीयर पे चार्ज आ जाता था तो हम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लेते थे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम वहां पर लेते थे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक शेल ले लिया, स्फीयर ले लिया, स्फीयर के अंदर ही चार्ज दिया है क्योंकि सरफेस पे नहीं आएगा, ये कंडक्टिंग नहीं इंसुलेटिंग मटेरियल का है। सेंटर O और टोटल चार्ज अगर हमने Q दिया है तो रेडियस ले ली हमने R। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ स्फीयर filled with uniform charge having वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगर टोटल चार्ज निकालना तो आप कैसे निकालोगे, वही Q को टोटल चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। ये चीज आपको याद रखना। 3 केसेस यहाँ पर भी वही रहेंगे, एक बार पॉइंट को आउटसाइड द स्फीयर, एक बार ऑन द स्फीयर और एक बार इनसाइड द स्फीयर। लेकिन ध्यान रहे जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था, पहले 2 केसेस बाहर है जब पॉइंट और जब पॉइंट सरफेस पे है, तो दोनों केसेस, कौन से दोनों केसेस, जो स्फीयर वाले 2 केसेस थे, आउटसाइड द शेल वाले 2 केसेस थे, आउटसाइड द शेल और ऑन द शेल, ये बिल्कुल सेम रहेंगे उनमें। और इस टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट 2 केसेस के लिए, तो हम थोड़ा फास्टली करेंगे। पॉइंट P आपने मान लिया यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस R है, और फिर आपने क्या करते हो, आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो इस तरीके से कि पॉइंट P जो है वो क्या आ जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए। फिर आप ये देखते हो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये डिस्टेंस R है तो यहाँ पे डिस्टेंस R, यहाँ तक डिस्टेंस R, सरफेस पे हर जगह डिस्टेंस R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम रहेगी। हर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग सरफेस पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लगाओगे तो एंगल बिटवीन E और A वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शेल के लिए निकाली थी। तो हम इसको लिख लेते हैं फास्टली, वैसे तो चाहो अपने आप देख के लिख सकते हो लास्ट आर्टिकल से, फिर भी हम यहाँ रिपीट कर देते हैं। केस फर्स्ट, आउटसाइड द स्फीयर जब आपने लिया है पॉइंट, आउटसाइड द स्फीयर, तो देख लीजिए कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P at a distance R from center of sphere। फिर आपने क्या किया, ड्रॉ a Gaussian surface of radius R and center O so that P lies on सरफेस, P जो है वो सरफेस पे लाई करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एज E बाहर की तरफ इज रेडियली आउटवर्ड, और एट एवरी पॉइंट
ऑफ सरफेस, एंगल थीटा जो है किसके बीच में, E एंड A इज 0। फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप हो जाता था आपका, फिर आप फ्लक्स निकालते थे टोटल, तो हम लिखते थे नाउ E डॉट ds, डॉट हटाओगे कोस थीटा 0 आ जाएगा, वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पर E ds और एरिया वही 4 पाई जो है r स्क्वायर। चार्ज हम निकालते थे नाउ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कितना, ये सारा अंदर ही है, टोटल Q है, तो चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये है फ्लक्स E 4 पाई r स्क्वायर किसके इक्वल, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फिर E की वैल्यू क्या आती थी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सेम जो आप करते थे शेल के केस में, बिल्कुल सेम ही है, पहले दो केस आपको बताए हैं सेम है। अब सेकंड केस कर लेते हैं इसका, जब पॉइंट P कहाँ है, ऑन द सरफेस पे है, तो आपको पता है उसमें क्या करेंगे हम, जस्ट स्मॉल r की जगह क्या कर देते हो आप, कैपिटल R पुट कर देते हो। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए आर्टिकल। केस 2 जब पॉइंट P जो है सरफेस के ऊपर है, यानी कि R किसके इक्वल है, कैपिटल R के। केस 2 व्हेन पॉइंट P is on the surface, so point P lies on surface that is small r किसके इक्वल, R के, hence इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है आपका केस नंबर सेकंड। लेकिन जो थर्ड केस है, जहां पॉइंट P इस सरफेस के अंदर आ जाएगा, स्फीयर के अंदर आ जाएगा, वो चीज मेन है हमारे पास, जो हमें नोट करना है, वो थर्ड केस है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब पॉइंट P को जो है हम कंसिडर करेंगे स्फीयर के अंदर। मान लीजिए पॉइंट P जो है वो यहां है, और आपने गॉसियन सरफेस आपने लिया सेंटर O से, और पूरे की रेडियस R थी, तो ये रेडियस कितनी है, स्मॉल r है आपके पास। अब आपने उसको अंदर लिया है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं इसका। थर्ड केस, इनसाइड द स्फीयर, लिखिए ड्रॉ गॉसियन सरफेस सबसे पहले, विद रेडियस r सच दैट पॉइंट जो है वो उसके ऊपर लाई कर रहा है। ये जो r अंदर वाली रेडियस लिए पॉइंट P इसके ऊपर है, सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन इट, और हर पॉइंट पे वही सेम चीज, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, और एंगल बिटवीन E और A क्या होगा, 0 होगा। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस एंगल थीटा किस किस के बीच में, E एंड A के बीच में, इज
0। शॉर्टकट में हमने लिख लिया ये पहला स्टेप। नाउ फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds, थीटा तो 0 हो गया तो ये हो गया E ds, E कांस्टेंट बाहर आ गया, ds और एरिया कितना हो गया E 4 पाई r स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपके पास। चार्ज जो हमें निकालना है, मेन स्टेप जो है वो ये है जो हम अब करने जा रहे हैं। चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। अब देखिए टोटल चार्ज आपने माना था Q, लेकिन इतने पार्ट में कितना होगा। अगर इतने से पार्ट का हमें वॉल्यूम पता हो तो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रो से, क्या आ जाएगा चार्ज। देख लीजिए, मान लेते हैं चार्ज है Q, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, तो वॉल्यूम कितना होगा, गॉसियन सरफेस की रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम था तो ये इस स्फीयर का वॉल्यूम है जो आपने कंसीडर किया है स्मॉल r। तो चार्ज भी आपके पास आ गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह तो आप लिखोगे E 4 पाई r स्क्वायर और चार्ज की जगह आप लिखोगे रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नोड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो 4 से 4 पाई से पाई, r की एक वैल्यू रह जाएगी तो ये जो आएगा सॉल्व करके आपके पास आएगा रो r 3 एप्सिलॉन। तो अगर आप देखो तो शेल के या फिर इंसुलेटेड स्फीयर के केस में तो क्या होता था, 0 हो जाती थी वैल्यू इनसाइड में, लेकिन इंसुलेटेड स्फीयर के केस में इनसाइड में वैल्यू 0 ना होके आपके पास ये वैल्यू आ रही है। और एक चीज और यहाँ से नोट करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वैल्यू की वजह से जब आप वेरिएशन लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल तो वहां पर भी चेंज आ जाएगा। कैसे चेंज आएगा, देखिए ग्राफ आप जब बनाओगे वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, ये सेंटर O, रेडियस R, ये पार्ट जब स्मॉल r छोटा है और ये पार्ट जब स्मॉल r बड़ा है। अब हमने क्या देखा, इन साइड में जहां फील्ड पहले 0 होती थी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ ऐसे जाता है। सरफेस पे जब आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, ये जो वैल्यू होगी वो E मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जब डिस्टेंस बढ़ता है तो E की वैल्यू कम होती है, क्योंकि आउटसाइड के लिए जो आपने फॉर्मूला निकाला था उसमें r स्क्वायर अपॉन में था। तो फिर आप जो है वो इस तरीके से शो करते हो, ये है 1/r स्क्वायर के लिए और ये है E प्रोपोर्शनल टू r। तो ग्राफ्स में भी जो है वो वेरिएशन शो होंगी आपको, वहां ग्राफ कुछ और था, यहाँ ग्राफ कुछ और है। तो आपको ध्यान रखना है ये इंसुलेटिंग स्फीयर का केस है हमारे पास, ये उसकी एप्लीकेशन में CBSE में कंसिडर नहीं करते हम, लेकिन इससे पहले जो 3 केसेस हमने किए थे वो तीनों जो हैं आपके सिलेबस के हैं। लेकिन करना आपको ये भी है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये रिजल्ट पता होना चाहिए आपको एटलीस्ट।